यूपी टेट प्राइमरी में पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण, जिसे आप कहते हैं ईवीएस। क्या कहते हैं? जिसे आप लोग कहते हैं ईवीएस। ये कितने मार्क्स का आता है? ये आता है 30 मार्क्स का आता है, यानी आपको इसके 30 प्रश्न मिलेंगे। तो आज से हम लोग यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ठीक है। इसको देखिएगा, समझिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्लास 1 की। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक कौन सा नहीं है? देखिए, आप जानते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक दो घटक होते हैं। तो एक जैविक, एक अजैविक। तो पूछा गया है अजैविक घटक जो है वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कवक। तो कवक जो है वो आपका अजैविक घटक नहीं है, क्योंकि ये जैविक घटक है, ठीक है। मृदा अजैविक घटक हो जाएगा, प्रोटीन अजैविक घटक, फास्फोरस अजैविक घटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? यानी जो वन का उन्मूलन कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या है, ये बताना है। मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। जब आप वन को खत्म करेंगे तो वर्षा में वृद्धि तो होगी नहीं, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में भी वृद्धि नहीं होगी, ये भी कमी होगी। मृदा अपरदन की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होता है? जिसे मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो, यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अपरदन क्या होता है? अपरदन से आशय मिट्टी का कटकर बह जाना, मतलब मृदा अपरदन कहते हैं कि मिट्टी का कटकर बह जाना। तो इसका ये इसकी वृद्धि हो जाएगी, मिट्टी कहकर कटकर ज्यादा बहने लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये भी दिया गया, देखिए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के जैविक घटक, पौधे, पहाड़, मैदान, नदियां। तो हो जाएंगे आपके पौधे। जैविक घटक क्या हो जाएगा? पौधे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसको देखिएगा आप लोग भी ध्यान से समझना, सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 में। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के जनक कौन है? एजे टांसले हैं। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी के जनक कौन है? अर्नीस्ट नीस हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे इसके लेखक। आगे देखिए, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की? चार्ल्स डार्विन ने। मेघ विजन यानी कृत्रिम वर्षा होता है, कैसे होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण से होता है प्राकृतिक वर्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन कई बार और कई एग्जाम में पूछा गया है। देखो आप लोग, ये इतनी बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति प्रवाह होता है। शक्ति का प्रवाह कैसा होता है? ये होता है एक दिशात्मक। शक्ति प्रवाह कैसा होता है? शक्ति प्रवाह एक दिशात्मक होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इसको देखो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है तथा सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। आपतित सूर्य विकिरणों से 50% से कम हिस्सा संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। जैसे उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, अपघटक। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिया गया है, ये देखिएगा कि लिंडमान नियम द्वारा ऊर्जा का केवल 10% ही अगले उपभोक्ता को प्राप्त होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% होता है लिंडमान के
नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज थी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग पूछा गया आपसे, कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग गौड़ उपभोक्ता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? 2019 का विषय क्या था? ये आपका हो जाएगा करंट का क्वेश्चन, 2019 की बात है तब का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको अभी नहीं याद करना है, इसको छोड़ देना है प्रश्न को, क्योंकि अब आपसे आगे का पूछेगा, ये 2019 का थीम नहीं पूछेगा, इसको हटा दो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। प्रयुक्त पद कौन सा हो जाएगा आपसे पूछा गया है? पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखा हुआ, मतलब उनके प्राकृतिक वातावरण, मतलब उनके प्राकृतिक आवास में ही। तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब किसी चीज को उसके प्राकृतिक वातावरण में ही रखा जाता है, रख रखाव किया जाता है, तो उसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। उसी के स्थान में उसका संरक्षण किया जाता है, स्वस्थानीय। ठीक है। अब देखिए, एक होता है स्वस्थानीय और एक होता है बाह्य स्थानीय। क्या होता है? बाह्य स्थानीय, उसको समझ लीजिएगा। देखो समझो, बाह्य स्थानीय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये देख लो यहाँ पर, ये देखो। वे जीव जिनके निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है, बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति को हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे इसके लिए जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, ठीक है, ये चीजें हैं, बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला को चयनित कीजिए। खाद्य श्रृंखला आपको चयन करना है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, घास। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वन महोत्सव पूछा गया है आपसे कि वन महोत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जुलाई महीने में। कब मनाया जाता है? ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। ठीक है, और जुलाई में भी कब? ये जुलाई के पहले सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन। कविता है द राइम ऑफ द इंसिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको यहाँ पर बताना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, इसका जो भी, ये इसकी जो व्याख्या दी गई, इसमें जो भी बेहतर होगा मैं आपको वो बताने का पूरा प्रयास करूंगा, बाकी उसको मैं हटा दूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बताऊंगा आपको। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है? क्या नहीं उल्टा हो सकता? देखिए, जो है ऊर्जा का पिरामिड, ये हमेशा सीधा होता है। याद कर लीजिएगा, ऊर्जा का पिरामिड जो है कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1974 में।
प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल सकता है उससे। देखो यहाँ पर प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम यानी स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। कुछ चीजें यहाँ पे और दे रखी, उनको भी देख लीजिएगा आप लोग। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का, याद कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण अधिनियम कब का है? 1981 का है। जल प्रदूषण अधिनियम कब का है? 1974 का। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइडों के कारण होती है, बताना है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है आपकी अम्लीय वर्षा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? तो ये खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं। किससे? सभी प्रजातियां जो हैं वो खाद्य जाल से जुड़ी होती हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस को। देखिए आपके सामने आ चुका है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो आपको वीडियो मिलेंगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में 30 नंबर का स्कोर कराने के लिए। तो आप लोग सारी क्लासों को देखना, और एक काम करना, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो अच्छा लगे तो साथ में जरूर जुड़ जाइएगा। देखिएगा पहला फैक्ट क्या कह रहा है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो उन्हें पाया जाता है परपोषी गुण। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? यानी परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक पर निर्भर होते हैं, उसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके उन्हें क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स। ये इंग्लिश का शब्द दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाले। प्रकृति का महतर कहते हैं अपघटक, यानी जीवाणु और कवक क्या है? ये दोनों हैं अपघटक। पूछ सकता है कि जीवाणु और कवक किस श्रेणी में आते हैं, तो आप बताएंगे कि ये अपघटक किस श्रेणी में आते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं कौन? अपघटक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है। किधर होता है? एक ही दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित कौन करता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल। आगे देखिएगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? तो ये खाद्य जाल में गुजरता है, ठीक है, कई पथों से होकर, कई रास्तों से होकर। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? तो ये मौसम का निर्धारण करते हैं। वायु, नमी, ताप, ठीक, क्या बताते हैं? मौसम। आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा और इसका आंसर भी दीजिएगा। मानवः भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है। यह कथन किसने दिया था? आपको ये बताना है। तो ये कथन दिया गया था रेड जेल द्वारा। किसके द्वारा? यह कथन रेड जेल के द्वारा दिया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो बता दिया जाएगा आपको। देखो यहाँ पर फ्रेडरिक रेड जेल मानव भूगोल का जनक, ये इंपॉर्टेंट लाइन मिली है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में रेड जेल की पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये हो जाएगी आपकी पुस्तक।
पॉल विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने संभववाद की विचारधारा दी थी। एक ये फैक्ट मिलेगा, बस इतने ही फैक्ट मिलेंगे इसमें, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो वन का पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें सबसे ज्यादा खाद्य श्रृंखला पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? तो परिस्थिति प्रदान करना क्या नहीं आता है? परिस्थिति प्रदान करना जो है वो परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसकी व्याख्या देखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, पारिस्थिति प्रदान करना परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना पद्धति में शिक्षण और सीखने को बच्चों के दृष्टिकोण से माना जाता है। एक परियोजना के लिए निम्नलिखित कदम उठाना पड़ता है, जिस प्रकार क्या क्या देखो, चुनना, फिर उसका नियोजन करना, फिर निष्पादन करना, फ्लो अप, यानी किसी प्रोजेक्ट का फ्लो अप करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या है, मूल्यांकन, फिर रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये आवश्यक तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? सबसे अधिक संख्या में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं अपघटक। क्या पाए जाते हैं? अपघटक सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको समझो। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? कौन सा जीव जो है, तो ये हो जाएगा आपका मछली। मछली जो है वो एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? आपसे ये पूछा गया है कि मोर के लिए बताना है कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। देखिए आपको पता है कि सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि जब भी ऊर्जा दूसरे पहले स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो लिंडमान के नियम के अनुसार 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। कितनी? 10%। तो हमें देखो यहाँ पे सवाल लगाना है इसको। ये पूछा गया यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर उत्पादक यह पौधा, यहाँ से ऊर्जा होती है 20 जूल पूछा गया है, तो मोर को कितनी मिलेगी ऊर्जा? अब देखो आपको सवाल लगा के दिखाते हैं। ये पौधे के लिए 20 जूल है, ठीक है, इसका 10% मिलेगी चूहे को, तो 10% निकाल लेंगे, 10/100 कर देंगे। सांप को मिलेगी उसका 10%, तो उसका 10% निकाल लेंगे। और मोल को मिलेगी उसका 10%, तो इसका 10% निकाल लेंगे। बस ये करना है। सबसे पहले पौधे को मिलेगी ये वाली पौधे को हो जाएगी। देखो समझो, समझा दूं पूरा आपको। फिर चूहे को ये वाली इतनी यहाँ तक, सांप को ये यहाँ तक, मोर को ये यहाँ तक हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। देखो 1 2 1 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, इतना ही हो गया। तो 2/100 हो जाएगा, तो उसको कहेंगे 0.02। कितना जाएगा? 0.02 जूल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल इधर आपका राइट आंसर। आप बात समझ गए हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि पौधा जो है उससे अगर 20 जूल ऊर्जा उत्पादित होती है तो मोर को कितनी मिलेगी? तो आप जानते हैं लिंडमान का नियम क्या होता है कि 10% मिलेगी। तो उसी 10% के हिसाब से यहाँ तक कहानी पहुंच जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? ये गठन क्या है? ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या देखिएगा इसमें, ये तो हो गया था ना, एजी ट्रांसलेशन 1935 ईस्वी में गठन किया है, ये तो हो गया था। इसकी जो व्याख्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ध्यान हो आप लोगों को। तो
पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है, असत्य कौन सा है। पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, बिल्कुल गलत बात, ये स्थिर नहीं रहता है, यही गलत है। पर्यावरण में विविधता होती है, सही बात है। पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं रहता है, ये वाली बात गलत हो जाएगी आपकी। फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है, फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश कहाँ से उत्पादित होता है, ये थर्मल पावर परियोजना, थर्मल पावर परियोजना से ये उत्पादित होता है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद। चलिए इसका कुछ फैक्ट पॉइंट देख लेते हैं, मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए एक फैक्ट मिलेगा यहाँ पर, ये पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी, 1984 में। ये एक फैक्ट है, ठीक है। कौन सा कथन आपका पूछा गया है असत्य है यानी गलत है, ये बताना है। अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बंध के रूप में होता है, ये भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, इससे पूछा गया है। तो ये ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा उद्गमित होती है, बिल्कुल सही है। तो ये तीन फैक्ट तो आपके सही हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरा फैक्ट है ऊर्जा का पुनर्चक्रण, ये नहीं होता है, ये फैक्ट आपका गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा आप। क्वेश्चन कह रहा है कि EIA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है। तो हो जाएगा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हो जाएगा आपका इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम। और देखिएगा 1994 में पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA मानदंडों के अधिसूचित किया गया था, ये देखो। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है सबसे अधिक स्थिर, तो हो जाएगा आपका समुद्र। क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है, पारिस्थितिकी का आपसे पूछा गया अजैविक घटक कौन सा हो जाएगा, तो अजैविक घटक हो जाएगा आपका ह्यूमस। क्या हो जाएगा, ह्यूमस जो हो जाएगा अजैविक घटक। पौधे, जैविक कवक, जैविक बैक्टीरिया, जैविक, पढ़ के आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा क्या है, भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, बिल्कुल सही बात है, मृदा है भोजन लकड़ी का। मृदा एक प्रमुख संसाधन है हमारा, मृदा क्या है, प्रमुख संसाधन भी है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती हैं, सभी समुदाय नहीं होते हैं, सभी समुदाय मृदा पर आधारित नहीं होते हैं। तो कौन सा सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है मेरे हिसाब से यहाँ पर। तो पुट देखिएगा आप लोग, तो पहला दूसरा सही है, एक तीसरा सही है, तो पहला दूसरा वाला ही हो जाएगा आपका, पहला दूसरा सही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अगला देखिएगा, माइकोराइजा पाया जाता है, माइकोराइजा काहे में पाया जाता है पूछा गया है। ये पाया जाता है पाइनस यानी चीड़ में पाया जाता है, काहे में, पाइनस में पाया जाता है। अगला देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है सागर। क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं विस्थापन। छोड़ना पड़ा मतलब विस्थापन करना पड़ा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के जो है परिणाम है? वन का उन्मूलन क्या होता है? जानते हैं कि वृक्षों को काटना, हटाना, ये होता है। इसके परिणाम क्या है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। जब पेड़ पौधे हट जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी, जानते हैं, होगी। वायुमंडल में CO2 के स्तर की वृद्धि, वृद्धि भी होगी CO2 की। भौम जल स्तर में वृद्धि। जब पेड़ हट जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर पानी की कमी हो जाएगी, स्तर में वृद्धि नहीं होगी, ये वाला गलत हो जाएगा। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि हो जाएगी, यही बात सही है। बाढ़ आएगा, सूखा हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता, पता क्या होता, भौम जल स्तर में कमी, अगर ये होता तो हम इसको भी सही मान लेते, ठीक है, लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीवों में संबंध, यानी जहां एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं परजीविता। क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। अब इसकी व्याख्या समझो पहले, क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, परजीविता में एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, जैसे अमरवेल हो गया, लोरेंथस हो गया। और सहजीविता क्या होता है? जब दो जीवधारी बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं सहजीवी। जैसे लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक के द्वारा होता है, तो सहजीवी हो जाएगा। सहोपकारिता क्या होता है? जब दो समान या अलग अलग जीवधारियों में संबंध से उन दोनों का लाभ होता है, उसे कहते हैं सहोपकारिता। आगे देखिए। प्रतियोगिता, जीवधारियों को जीवित रहने के लिए अपनी जातियों एवं भिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जिसे प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता में जो सक्षम होता है वो वृद्धि करते हैं, ये होती है प्रतियोगिता। आगे देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां क्या हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हो जाएंगी आपकी विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। देखिएगा, WWF से आ से क्या है? WWF, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये हो जाएगा WWF। WWF से आ से हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। मुख्यालय हो जाएगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। प्रतीक हो जाएगा ज्वाइंट पांडा। बस इतना बहुत है याद करने के लिए। घास भूमि क्षेत्र के पायतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है? सबसे उच्च स्तर का क्या होता है? ये होता है आपका मांसाहारी, सबसे उच्च स्तर का होता है। इसकी देखिए श्रृंखला देखिएगा सबसे पहले। घास उत्पादक, फिर टिड्डा, फिर मेढक, उसका सर्प, उसके बाद हो जाएगा मांसाहारी। लेकिन यहाँ पे नोट में एक चीज देखिए देखिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 की यूपी टेट में इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु माना था। अब समझो, अब फिर से देखो एक बार क्वेश्चन को। मतलब पहले एग्जाम जो हुआ था 2017 में, उसमें क्या माना? जीवाणु। लेकिन दोबारा एग्जाम में क्या माना? मांसाहारी। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में माना गया तो आप मांसाहारी को ही मानेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। चलिए आगे देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हो जाएंगे?
पारिस्थितिक तंत्र के घटक हो जाएंगे आपके जैविक और अजैविक पदार्थ। ये हो जाएंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो आपका कंपास नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? कंपास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंपास कैसा है? कंपास है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब आपको दिखा देता हूँ, चलिए कुछ देखिए आप लोग यहाँ पर। सवाना जो है वो पूर्वी अफ्रीका का है, कंपास ब्राजील का है, लानोस वेनेजुएला का। ये तीनों कौन से हो जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय। ध्यान रखना, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। और आगे देखिएगा भी, ये देखिए ये वाले। कंपास कहाँ आपका? अर्जेंटीना में, प्रियरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, स्टेपी मध्य एशिया और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये कौन से हो जाएंगे? शीतोष्ण। ये तो हो चुके हैं, ठीक है, ये तो मैंने इधर बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट में। शोला घास स्थल आपके पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। सोनमर्ग या गुलमर्ग ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर, बुग्याल उत्तराखंड में, उर्मिल कर्नाटक, शोला महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर। बन्नी घास ये पाया जाता है गुजरात कच्छ का रण में, और खच्चर चंबा ये हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है ऊर्जा प्रवाह के संबंध में। उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उसके बाद में आ जाएगा आपका अपघटक। ये वाला सही हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। आपसे पूछा गया है तो कौन होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका मांसाहारी और शाकाहारी। और यही क्वेश्चन पहले आया था। क्वेश्चन आया था जिसे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने क्या माना था? जीवाणु माना था। उसको सही से चेक कर लीजिएगा एक बार कि अब आयोग क्या मान सकता है। देखिए उसमें माना था आयोग ने मांसाहारी शाकाहारी वाला, 2022 वाले एग्जाम में माना था, ठीक है। लेकिन 2017 माना था जीवाणु। मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं, क्या आयोग ने पहले माना था, क्या बाद में माना है। उसको आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या मानना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है प्रकाश ऊर्जा, मतलब सूर्य का प्रकाश जो मिलता है वो मेन स्रोत होता है, मुख्य स्रोत। अगला देखिएगा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि देखिए ये वृक्ष से जो है भोजन प्राप्त करते हैं, ये कौन होते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं शाकाहारी। अगला देखिएगा, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभोजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा हो जाएगा? तो मोर का पोषण तल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ये हो जाएगा। कैसे? समझो बात। जैसे ये हो गया यहाँ पर कि जब मोर सांप को खाता है, मोर था यहाँ पर, मोर ने खाया किसको? यहाँ पर सांप, सांप को खाया। और सांप ने किसको खाया? सांप ने खाया कीड़ा को। और कीड़ा किसे खाता है? पौधे को। तो शीर्ष पर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। बस यही पूछा गया आपसे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्राथमिक चरण उपभोक्ता। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये हो जाएगा आपका इकोसिस्टम, ये हो जाएगी आपकी सही परिभाषा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आपको यहाँ बताना है। ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, कौन कौन से हैं? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? ये होते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं अपघटक। कवक हो गया आपका, जीवाणु हो गया, ये अपघटक होते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं विभिन्न प्रकार के शैवाल। वन पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियां तथा शासकीय शाकीय वृक्ष पौधे। और घास स्थल में आते हैं विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शासकीय शाकीय पौधे। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। निम्न में कौन सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये हो जाएगा आपका, पूछा गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे अधिक उत्पादक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो ये समूह को कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो कहते हैं केंचुआ को। किसे कहते हैं? आप जानते होंगे कि केंचुआ को कहते हैं किसान का मित्र। इतनी बातें तो आप जानते होंगे। यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें बिल्कुल ही बेहतर तरीके से समझ में भी आई होंगी। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ही चल रहा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक टोटल कंप्लीट बुक का एक वीडियो दे देंगे। ठीक है, ईवीएस का टोटल, उसमें सब होगा आपका ईवीएस का ही टोटल। थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा, बेहतर स्कोर भी एग्जाम में करेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये होता है आपका एबायोटिक और बायोटिक घटक, ये हो जाएंगे आपके ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पर्यावरण। मतलब मिलकर क्या बनाते हैं? एबायोटिक बायोटिक क्या होता है? मतलब जैविक और अजैविक, इसे कहते हैं। ये पर्यावरण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। ये हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा? एक्वेरियम। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा? धान का खेत। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा? पर्णपाती वन। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा आपका जंगल। पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नीम, पीपल, बरगद, तुलसी, ये हो जाएंगे। और पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र समुद्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? प्राणी को
क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्क्वेवेंजर। क्या कहते हैं, स्क्वेवेंजर कहते हैं। मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला, ये हो जाएगा स्क्वेवेंजर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक हो जाएगा जीवाणु और कवक, ये हो जाएंगे पृथ्वी का अपमार्जक। निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? जैविक घटक हो जाएगा आपका पादप। पादप हो जाएगा जैविक घटक। अगला देखिएगा, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सबसे अधिक कौन सी गैस है आप बताएंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है आप जानते हैं? 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। हाइड्रोजन कितना है? यह है 0.001%, ये हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन जीवीय कारक नहीं है? तो ये चट्टान है, ये जीवीय कारक नहीं है। जीवित कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जंतु होते हैं, चट्टान नहीं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। इसे कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। 1992 में बयान दिया गया 3R का, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, यानी कम उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, कैसा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, ये हो जाएगा। मानव पर्यावरण संबंध एक कैसा संबंध है आपको ये बताना है। तो ये एक धनात्मक संकल्पना है। कैसे है? धनात्मक संकल्पना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं ये आपको बताना है। क्योंकि हरे पादप क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, इसलिए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? ये हो जाएगी बाढ़ एवं सूखा, ये होती है आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? देखिए, आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो मानव पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? भूमि नहीं है, ये वाला हो जाएगा, ये भूमि नहीं है। अगला देखिएगा, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये आते हैं। रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, सभी, तो ये सभी वाला लगाएंगे यहाँ पर। क्या लगाएंगे? ये सभी वाला यहाँ पर लगाएंगे। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये क्वेश्चन 2-3 बार तो आ चुका है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है 10%, लिंडमान के नियम के अनुसार, ये बताया था मैंने आपको। अगला देख लीजिएगा, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का क्या उदाहरण है? प्राकृतिक और सामाजिक, तो इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, तो ये सब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हो जाएंगे? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे।
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? और ये क्वेश्चन फिर से आ गया और मैंने कई बार बताया है, 10% होता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ये बताना है। देखिए, मानव हो जाएगा, जल मंडल हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा, लेकिन सौर मंडल नहीं है। कौन सा नहीं है? सौर मंडल नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, ये इनमें से सभी तो हो जाएगा, इनमें से सभी लगाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण एक स्रोत है, काहे का स्रोत है? अधिगम, ऊर्जा, औषध, ये सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला देखिएगा, 10% का नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया है, ये भी बात हो चुकी है। 10% का नियम किसने दिया है? लिंडेमैन या लिंडेमान, जो भी लिखा हो उसको लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैविक पर्यावरण में शामिल है, क्या चीज शामिल है? तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी, तो ये सभी चीजें शामिल हैं यहाँ पर, ठीक है। डी वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब अगला देखिएगा, आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही है, ये वाला आपसे पूछा गया है। एक दो तीन इस प्रकार से विकल्प दिया गया है आपको, देखो। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। देखिए, सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जानते हैं आप लोग। तो सूरज को नंबर 1 पे लाएंगे, ये दो वाले ऑप्शन। नंबर 1 पे का सूरज को लाएंगे, तो बकरी यहाँ पर तीसरे नंबर पे हो जाएगी, मनुष्य 5 नंबर पे हो जाएगा। देखिए, ऐसे इसको अगर मान के चले हम लोग, देखिए जैसे सूरज यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर सूरज से बकरी जैसे दूसरे नंबर पौधे आ गए, पहले नंबर सूरज, पौधे, पौधे को मतलब यहाँ सूरज, पौधे से बकरी आ गई यहाँ पर, ठीक है, समझ लेते हैं ना। और ये 4 नंबर मान लीजिए, ये 5 नंबर मनुष्य लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य आ गया यहाँ पर, ठीक है। या पहले पे सूरज, दूसरे पे पौधा आ जाएगा, तीसरे पे शेर। देखिए, शेर का तीसरे पे आ जाएगा तो शेर पौधे को तो खाएगा नहीं, तो ये तो तीसरे पे नहीं आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। बस समझ में आई होगी आप लोगों के। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? देखिए, कीट, मेढक, प्लवक, ये कीट, मेढक, सांप, ये तो हो जाएगी। खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, गिद्ध, लेकिन प्लावक, मछली, व्हेल, ये घासीय मैदान की नहीं है, ठीक है। ये मैदान की नहीं है, ठीक, जानते हैं आप भी। ये मछली और ये व्हेल तालाब के रहने वाली चीजें हैं, समुद्र में रहती हैं व्हेल। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा अपरदन। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस के निर्माण में सहायक कौन हो जाएगा? अपघटक सहायक हो जाएंगे। कौन सहायक होगा? आप बताएंगे, अपघटक हो जाएंगे सहायक। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या हैं? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाता है, सही बात है। जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन होता रहता है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तीनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नदी मुहानों के लक्षण हैं। नदी मुहानों के लक्षण पूछा गया, लक्षण क्या है? ताजा और खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, तो ये सभी हो जाएंगे यहाँ पर। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जैव सांद्रण। क्या कहलाती है? जैव सांद्रण कहलाती है। जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो जल चक्र को नियंत्रित करता है वन। कौन नियंत्रित करता है? जल चक्र को नियंत्रित करता है वन। पेड़ों की कटाई घटाती है, क्या घटाती है?
तो वर्षा घटा देती है। पेड़ जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे ज्यादा वर्षा नहीं होती है, जानते होंगे आप लोग। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। कहते हैं ना कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बहुत प्रचार देखे होंगे आप लोगों ने प्लास्टिक को लेकर। अब देखिएगा यहाँ पर आपका पहला चैप्टर तो समाप्त हुआ और चैप्टर शुरू हो जाएगा आपका अगला, जिसे कहते हैं पर्यावरणीय भूगोल। ठीक है, पर्यावरणीय भूगोल।